Welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with a new series on the Constitution of India, and in this series we have discussed various topics on the Constitution. So today we will discuss with the schedules of the Constitution. जैसा कि हमें पता है ये जो शेड्यूल्स हैं दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कवर्ड बाय एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम, और ये आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है. आप इसे शुरू से आखिरी तक ही देखिएगा. If we talk about the schedules of the Constitution, as we know, when our Constitution was passed, when our Constitution came into existence, at that time there were total 395 articles and 22 parts and 8 schedules. उस समय मैंने आपको क्या बताया, टोटल मिला के 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और उसके अलावा 8 शेड्यूल थे. बट एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स. यहाँ पे इस समय कितने शेड्यूल हैं? टोटल मिला के 12 शेड्यूल हैं. और उन्हीं सभी 12 शेड्यूल को हम कहीं ना कहीं इनको पूरे नंबर वाइज इनको हमें लर्न करना है. और ये जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हो या फिर वो हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या फिर नेट का एग्ज़ाम हो, आप जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इन सब के अंदर कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, एज आई हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसको लर्न करने के लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे. तो वो ट्रिक आपकी क्या है? एक सेंटेंस आपको याद रखना है, दैट इज टीचर्स ऑफ ओल्ड पीएम. टीचर्स ऑफ ओल्ड पीएम, दैट इज आवर ट्रिक. जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे लेटर्स कैपिटल में लिखे हुए हैं आपको केवल वही लेटर्स लिख के चलने हैं. जैसे TEA, तो CHE जो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है इसे आपने नेग्लेक्ट करना है. तो यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या याद रखना है? टीचर्स ऑफ ओल्ड पीएम. तो यहाँ पे जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं जो कैपिटल में है इनका कुछ ना कुछ वर्ड निकालेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी की. तो टी से मीन्स टेरिटरी, E मीन्स अमोलूमेंट्स, A मीन्स अफर्मेशन एंड ओथ, R मीन्स राज्यसभा, S मीन्स शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, O मीन्स अदर ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ AMTM. इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो यहाँ पे F मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर, O मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, L मीन्स लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, D मीन्स डिफेक्शन लॉज, P मीन्स पंचायती राज एंड द M मीन्स म्यूनिसिपलिटी. ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी शेड्यूल्स हैं उनको डिफाइन कर रहे हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. यदि हम बात करते हैं टी से मैंने आपको कहा टेरिटरी. तो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट शेड्यूल दैट डील्स विद टी मीन्स टेरिटरी. जब हम भारत की टेरिटरी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको? या तो वो राज्य मिलेंगे या यूनियन टेरिटरीज मिलेगी. तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि जो फर्स्ट शेड्यूल होता है दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल किसके साथ डिस्कस करेगा? दैट डील्स विद द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज. हम वो किसके बारे में बात करेगा? जितनी भी हमारी स्टेट्स है और जो यूटीज है उनके बारे में डिस्कस करता है कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज है. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? शेड्यूल फर्स्ट दैट डील्स विद टी मीन्स टेरिटरी. टेरिटरी में मैंने आपको क्या बताया? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज. जितनी भी स्टेट्स और जितनी भी यूटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करता है कि कौन सी स्टेट कब एग्जिस्टेंस में आई, उनका कितना एरिया, एवरीथिंग इज डिस्कस अबाउट दीज स्टेट्स एंड यूटीज इन द फर्स्ट शेड्यूल. इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस अबाउट द स्टेट्स एंड यूटीज, हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज आर देयर एट प्रेजेंट, ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए. जैसे कि आपको पता है कि देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज. क्या बताया मैंने आपको? एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज. तो यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको बताया जितनी भी स्टेट्स है और जितनी भी यूटीज है, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है, उनके बारे में और उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है. कहाँ पर? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर. नाउ कम टू सेकंड शेड्यूल दैट डील्स विद ई मीन्स अमोलूमेंट्स. अमोलूमेंट्स का मतलब क्या होता है?
वेतन, भत्ते, अलाउंसेस। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं शेड्यूल 2 की, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले जब सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? देश की। जब देश की बात करेंगे तो वहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? वहाँ के जो स्टेट्स हैं और वहाँ पे जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब आप शेड्यूल 1 के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप बात करेंगे देश के बारे में। देश के बारे में मतलब उसकी टेरिटरी के बारे में। जब हम बात करेंगे टेरिटरी की तो उसके अंदर क्या आएंगे? राज्य आएंगे या फिर यूनियन टेरिटरीज आएंगी। तो राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के बारे में कहाँ डिस्कस किया गया है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सेकंड शेड्यूल के जब हम जाएंगे तो सेकंड शेड्यूल के अंदर मैंने आपको लेटर बताया ई। तो ई मीन्स अमोलूमेंट्स। अमोलूमेंट्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया? जितने भी उनकी सैलरीज है, अलाउंसेज है, प्रिविलेजेज हैं, किन के बारे में बात कर रहे हैं हम? इट डील्स विद अमोलूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस। किनकी बात कर रहे हैं हम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स की, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी और भत्ते की बात कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स की सैलरी के भत्ते की बात कर रहा है। तो ऑल दीज मतलब कहने का मतलब है कि जब हम फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हैं तो वहाँ पे हमने देश के बारे में बात करी, देश के अंदर स्टेट्स और यूटीज के बारे में बात करी। जब हम सेकंड शेड्यूल में जाते हैं तो वहाँ पे जो देश में लोग रह रहे हैं आप ये सब याद रखने की ट्रिक है आपके लिए कि भाई आपने पहले सबसे पहले देश की बात करी, फिर देश के अंदर जो आपने ऑफिसर अपॉइंट किए हैं उनको सैलरी आपको देनी पड़ेगी, तो सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो सैलरी के बारे में कौन बात करेगा? शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 किसके बारे में बात, मैंने आपको क्या कहा? अमोलूमेंट्स। अमोलूमेंट्स मतलब सैलरीज, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस। ओ किन किन की सैलरी की बात कर रहा है यहाँ पर? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। कहने का मतलब इन सब के, इवन जजेस की सैलरी की बात भी यहीं की जा रही है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की सैलरी की भी बात की जा रही है। तो इन सब की सैलरी, अलाउंसेस एक्सेट्रा आर डिस्कस्ड अंडर द शेड्यूल 2। मतलब जब आप बात करते हैं 2 की तो 2 नंबर पैसा, 2 नंबर का पैसा, आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसे, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया देश के बारे में बात करी। सेकंड शेड्यूल में हमने किसके बारे में बात करी? उनके सैलरीज और भत्ते वगैरह के बारे में बात करी, तो जो ऑफिसर हमने अपॉइंट किया। तो सबसे मैंने ऑफिसर जब मैंने आप बताया कि कौन कौन से ऑफिसर की सैलरी और भत्ते की बात करी गई है, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, चेयरमैन की, स्पीकर की, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की, हाई कोर्ट जजेस की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स की। तो दिस इज अबाउट शेड्यूल 2। नाउ कम टू शेड्यूल 3। इफ वी टॉक अबाउट द शेड्यूल 3, जैसा मैंने आपको वर्ड बताया था TEA, टीचर्स बताया था ना, TEA। यहाँ पे वर्ड आ रहा है ए मीन्स अफर्मेशन। अफर्मेशन एंड ओथ मतलब शपथ दिलवाना। भाई सीधी बात है, जब आपने देश की बात करी, देश के अंदर फिर आपने जो ऑफिसर थे उनकी सैलरीज की बात करी। जब आप उन्हें सैलरी देंगे तो नेचुरली है कि आप उनसे शपथ दिलवाएंगे कि वो अपना कार्य सही से करेंगे। तो शपथ की बात कौन करेगा? शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 डील्स विद द अफर्मेशन एंड ओथ। तो यहाँ पे क्या कहा गया? इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ। भी आपको कैसे शपथ दिलवानी है उन्हें। तो यहाँ पे जो भी हमारे जो मंत्री हम अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो भी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, इन सबको शपथ कैसे दिलवानी है उसका एक मतलब जो फॉर्म है वो उसके अंदर डिस्कस किया गया है। किसके अंदर? शेड्यूल 3 के अंदर। तो शेड्यूल 3 डील्स विद अफर्मेशन एंड ओथ। इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। किस किस की बात करिएगी, किसको शपथ दिलवाने की? नंबर 1, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, मेंबर ऑफ, जिनको हम MPs के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी अफर्मेशन की बात करी। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को भी आपको अफर्मेशन दिलवानी होती है। जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स खड़े होते हैं उन सबको भी शपथ दिलवाई जाती है। स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट्स को भी, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को भी, हाई कोर्ट जजेस को भी। तो ये सारे के सारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जजेज हैं, चाहे वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, या फिर आपको मैंने बताया कि पार्लियामेंट इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं, या फिर यूनियन मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, इन सबको यदि शपथ की बात हमने करनी है तो वो कहाँ पे दिलवाई जाएगी? शेड्यूल 3 के अंदर।
इसको याद ऐसे ही रखना है जैसे मैंने आपको बताया। शेड्यूल 1 के अंदर आपने देश की बात करी, वहाँ पे स्टेट्स के अंदर आप स्टेट्स और यूटीज की बात करी। जब देश की बात करते हैं नेचुरली कि वहाँ पे स्टेट्स और यूटीज देखने को मिलेंगी। शेड्यूल 2 के अंदर मैंने आपको क्या बताया, 2 नंबर से पैसा की भी याद रख सकते हैं। और वैसे मैंने आपको क्या बताया, TE है ना, तो ई से अमोल्यूमेंट्स। अमोल्यूमेंट्स मतलब आपके अलाउंसीज हैं, सैलरीज वगैरह हो गई। किन की बात करिए, किन की सैलरी हो, किन के अलाउंसेस वगैरह की बात कर रहा है। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, है ना, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, सब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी है। तो इन सब की सैलरीज एंड भत्ते की जो बात है वो कौन करता है, शेड्यूल 2। और इनको जैसे हम सैलरी देना शुरू करेंगे, इन्हें हम शपथ दिलवाएंगे। आप ऐसे याद रखिए आप। तो शपथ के लिए बात किसने की थी, शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 3 में वर्ड आया था ए मीन्स अफर्मेशन एंड ओथ। तो अबाउट अफर्मेशन एंड ओथ, that the form of affirmation and oath is discussed under the schedule 3। अफर्मेशन और ओथ किसको दिलवाएंगे, यूनियन मिनिस्टर्स को हो गए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैंडिडेट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट जजेज हो गए, हाई कोर्ट जजेज हो गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं। तो ऑल दीज मेंबर्स टेक्स ओथ by using the form that is discussed under the schedule 3। तो शेड्यूल 3 के अंदर फॉर्म्स का जिक्र किया गया है। भाई इस वाले फॉर्म, इसके थ्रू मतलब इस ये एक परफॉर्मा है, इस जब भी कोई शपथ दिलवाई जाएगी तो उसको फॉलो किया जाएगा। तो दैट इज डिस्कस्ड अंडर द शेड्यूल 3। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं शेड्यूल 4 के अंदर। शेड्यूल 4 के अंदर मैंने आपको कीवर्ड बताया था आर। मैंने बताया था ना, TE हमने पूरा कर दिया। CHE मैंने आपको कहा था साइलेंट रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या था, आर। टीचर्स था ना, तो आर से अब क्या वर्ड मैंने आपको बोला था, राज्यसभा। जब हम बात करते हैं शेड्यूल 4 की, इट कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। क्या मतलब कि यहाँ पे हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं और जितनी भी यूटीज हैं, कितनी स्टेट्स और कितनी यूटीज मैंने आपको बताई है, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज। जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूटीज हैं, उन सब के अंदर राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें होंगी, उन सीटों का बंटवारा जो किया जा रहा है वो कहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, शेड्यूल 4 के अंदर। तो शेड्यूल 4 कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा। मीन्स राज्यसभा के अंदर हर स्टेट का कितना कितना मतलब कितनी कितनी सीट उनकी रहेंगी, कितनी यूटीज की सीट रहेंगी। ऑल दीज आर डिस्कस्ड अंडर द शेड्यूल 4। नाउ कम टू शेड्यूल 5। जब हम बात करते हैं शेड्यूल 5 की, तो एफ आपको यहाँ पे 5 की जो शेप है वो भी एस जैसी नज़र आ रही होगी, है ना। जैसे F5 आपका बनता था, वो F जो 5 होता है वो लगभग आप S समझ सकते हैं। तो S से भी याद रख सकते हैं, SC ST, एस से भी याद रख सकते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे, और इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो भी SC आ रहा है, ऐसा आएगा ना। टीचर्स, TEACHE मैंने आपको साइलेंट बताया था, RS ऐसा है ना नेक्स्ट वर्ड। तो जो S वर्ड है, S वर्ड से मैंने आपको क्या बताया, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और यहाँ पे इससे भी याद रख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया 5 की जो शेप अपने आप में S की तरह की है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि शेड्यूल 5 किसके साथ डील करता है, S से। S मीन्स शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब से। जब हम बात करते हैं शेड्यूल 5 की, इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। क्या बताया मैंने कि शेड्यूल जो हमारा 5 शेड्यूल है, 5th शेड्यूल है, इसके अंदर कौन से प्रोविजन दिया गया है कि जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं या जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उनके कंट्रोल के बारे में। ऑल दीज आर डिस्कस्ड अंडर द शेड्यूल 5। नाउ कम टू शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था ओ, टीचर्स ऑफ। टीचर्स आपका पूरा हो चुका है, ऑफ वर्ड आया आपका, ओ आया ना सबसे पहले। तो ओ से आपको मैंने क्या बताया, अदर ट्राइबल एरियाज। ओ से आप क्या याद रखेंगे, अदर ट्राइबल एरियाज। तो अदर ट्राइबल एरियाज, कौन से अदर ट्राइबल एरियाज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको आपको याद रखना कौन से ट्राइबल एरियाज की यहाँ बात की जा रही है। अदर ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ AMTM। क्या बताया मैंने, अदर ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ AMTM। AMTM से मतलब क्या है, ए से मतलब असम, M मीन्स मेघालय, T मीन्स त्रिपुरा एंड M मीन्स मिजोरम।
क्या वर्ड बताया? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जितने भी ये जो चारों स्टेट्स हैं, ये अदर ट्राइबल एरियाज हैं, इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके बारे में डिस्कस कर रहा है कौन? शेड्यूल 6। ठीक है, तो शेड्यूल मैंने आपको यहाँ तक मैं एक और रिपीट कर रही हूँ। शेड्यूल 1 में मैंने आपको बताया देश के बारे में। देश का मतलब जब हमने बताया तो वहाँ पे स्टेट्स और यूटीज का डिस्कस किया गया कि स्टेट्स और यूटीज के बारे में वहाँ पे हमने बताना था। अब दूसरी बात मैंने आपको शेड्यूल 2 में जब हम गए तो शेड्यूल 2 में मैंने आपसे क्या कहा? पैसा, 2 नंबर से पैसा। या फिर आपको 2 में मैंने आपको क्या बताया? ई। टी के बाद टी के बाद ई आया था। ई मीन्स अमोलूमेंट्स। अमोलूमेंट्स मीन्स सैलरी अलाउंसेज वगैरह के बारे में बात करता है। भी जितने भी मिनिस्टर है, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, हाई कोर्ट जजीज है, सुप्रीम कोर्ट जजीज है, इन सबके सैलरीज एवं भत्ते की जो बात करता है वो कौन करता है? शेड्यूल 2। 2 नंबर से पैसा भी आप याद रख सकते हैं। मैंने उसके बाद शेड्यूल 3 की बात करी। शेड्यूल 3 का मैंने आपको क्या बताया? ए मीन्स अफर्मेशन एंड ओथ। मतलब उनको जब आपने सैलरी और भत्ते दिए तो नेचुरली कि आप उन्हें शपथ भी दिलवाएंगे। तो शेड्यूल 3 डील्स विद द ओथ, फॉर्म ऑफ ओथ, कि कैसे शपथ दिलवाई जाएगी। किनकी शपथ की बात कर रहा है? ये स्टेट मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट जजीज, हाई कोर्ट जजीज, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इन सबको शपथ कैसे दिलवाई जाएगी? दैट डील्स विद शेड्यूल 3। नाउ कम टू शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 के अंदर मैंने आपको वर्ड बताया था आर मीन्स राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब क्या बताया मैंने? कि जितनी भी स्टेट्स और जितनी भी यूटीज हमारे पास है उनके अंदर राज्यसभा का किसका कितना कितना प्रतिनिधित्व रहेगा। दैट इज डिस्कस अंडर द शेड्यूल 4। उसके बाद मैंने आपको बताया शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 के अंदर मैंने आपको क्या डिस्कस किया था? मैंने आपको जैसे कहा कि 5 की जो शेप है वो एस जैसी है, और वैसे भी यहाँ पे लेटर क्या आ रहा था? टीचर्स, एस आ रहा था। तो एस से आपको क्या बताया मैंने? शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जितने भी हमारे शेड्यूल एरियाज और जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात जो कर रहा है वो कौन करता है? शेड्यूल 5। इसके बाद मैंने आपको बताया शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 के अंदर वर्ड बताया ओ से मैंने आपको क्या बताया? अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज के लिए मैंने आपको कौन से एरियाज बताए हैं? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन एरियाज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की कौन बात करेगा? शेड्यूल 6। नाउ कम टू शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 जैसा कि आपको पता है कि मैंने वर्ड बोला था टीचर्स ऑफ, लास्ट वर्ड, उसके बाद वर्ड क्या आ रहा है? एफ। एफ से आप क्या कहेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर। तो एफ से मैंने आपको क्या बताया? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है हमारे जो, वो कैसा है? फेडरल है। फेडरल का मतलब यहाँ पे जो पावर्स है उनको डिवाइड कर दिया गया है। किस किस के बीच में? यूनियन और स्टेट्स के बीच में। तो दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर। तो शेड्यूल 7 डील्स विद फेडरल स्ट्रक्चर। इट डील्स विद 3 लिस्ट। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है। कौन सी 3 लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन लिस्ट के अंदर अलग अलग मैटर दिए गए। जैसे कि यूनियन लिस्ट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे ये कहा गया है कि इसके अंदर जितने भी मैटर लिस्टेड हैं ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, on these subjects only union government, only central government has power to legislate. That is union list. If we talk about the state list के बारे में क्या कहते हैं? कि all the matter that are listed in the state list, वो सभी मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंदर डिस्कस किए गए हैं, on these matters only the state government has power to legislate. उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इफ वो टॉक अबाउट द कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, यूनियन लिस्ट को आप क्या कहते हैं? संघ सूची। स्टेट लिस्ट को आप क्या कहते हैं? राज्य सूची। और कंकरेंट लिस्ट को आप क्या कहेंगे? समवर्ती सूची। जब हम बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची की, तो दैट कंटेन्स द मैटर्स ऑन विच बोथ द पावर हैज लेजिस्लेट। मीन्स वहाँ पर राज्य भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। यहाँ पर ऐसे मैटर डिस्कस किए जाते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर हैं उनके ऊपर कौन कानून बना सकता है? वहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। तो ऑन दिस मैटर्स बोथ हैव पावर टू लेजिस्लेट। तो यदि हम बात करते हैं इनके अंदर कितने कितने मैटर दिए गए हैं, यदि हम बात करें यूनियन लिस्ट की, तो पहले इसके अंदर 97 मैटर हुआ करते थे, बट एट प्रेजेंट देर आर टोटल 100 मैटर्स। 100 सब्जेक्ट ऐसे जिनके ऊपर यूनियन के पास पावर दी गई है कि वो उन पर कानून बना सकती है। यदि बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, इट हैज़ टोटल
61 मैटर्स एट प्रेजेंट। बट यदि हम पहले बात करें तो पहले इसके अंदर 66 मैटर हुआ करते थे, टोटल 66 सब्जेक्ट थे, बट एट प्रेजेंट देर आर ओनली 61 सब्जेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट कंकरेंट लिस्ट, इट हैज़ टोटल 52 सब्जेक्ट्स। तो 52 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों का मतलब वहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। बट ये पहले कितने हुआ करते थे? 47 हुआ करते थे। तो आपको मैंने ये मैटर भी याद रखना है कि किसके अंदर कितने मैटर हैं। तो मैंने आपको यूनियन लिस्ट के अंदर आपको बताया एट प्रेजेंट 100 मैटर्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर टोटल मिला के 61 है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52 मैटर्स हैं दैट आर लिस्टेड इन दिस लिस्ट। तो इफ वी टॉक अबाउट द शेड्यूल 8, शेड्यूल 8 जैसा कि आपको पता है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल दैट डिस्कसेस विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। वो मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। मैंने आपको बताया टीचर्स ऑफ ओल्ड, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना आपका ओल्ड, तो ओ वर्ड आया सबसे पहला। तो यहाँ पे वर्ड क्या आप लेंगे? ओ से क्या बनाएंगे? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर टोटल कितनी ऐसी लैंग्वेजेस है जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है? देयर आर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कुल मिला के 22 ऐसी लैंग्वेज हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और जबकि आपको शायद आपको जानकारी हो, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय टोटल मिला के यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर टोटल मिला के 14 ऐसी लैंग्वेजेस थी जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। किस, शायद आपने इस बारे में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो एट दैट टाइम देयर वर टोटल 14 लैंग्वेजेस दैट वर डिस्कस्ड अंडर द शेड्यूल 8 शेड्यूल। कुल मिला के 14 ऐसी लैंग्वेज थी जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम दिया गया था। बट एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 22 लैंग्वेजेस दैट आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कुल मिला के इस समय 22 लैंग्वेजेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है। उस समय कितनी हुआ करती थी? 14 लैंग्वेज हुआ करती थी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में मानी जाती थी। यदि हम बात करें इनको कैसे कैसे ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अब आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन यही पुटअप होते हैं कि कौन से सन में कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई है और सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कब ऐड की गई है। क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किए जाते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ओरिजिनली यहाँ पर कुल मिला के कितनी लैंग्वेज डाली गई थी शेड्यूल 8 के अंदर? 14 बताया मैंने भी आपको। देयर वर टोटल 14 लैंग्वेजेज इन द बिगिनिंग, बट आफ्टर इन 1921 यदि आप देखिए कि 1921 के अंदर एक लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज में डाली गई थी। वो कौन सी लैंग्वेज थी? सिंधी। क्या बताया मैंने? 1921 में एक लैंग्वेज ऐड की गई ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर, और वो लैंग्वेज कौन सी बताई मैंने? सिंधी। दूसरा, उसके बाद 1971 के अंदर 1971 में यहाँ पर 3 लैंग्वेज ऐड की गई हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। कौन 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी? और वो 3 लैंग्वेज कौन कौन सी थी उसको याद रखने का तरीका आप वर्ड याद रखिए, नमक। न मैं के नमक। कैसे? देखो, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। क्या बताया मैंने? नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 3 लैंग्वेज कब ऐड की गई थी? 1971 में। तो आपको याद रहेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, आपको सब शुरू में 14 लैंग्वेजेस थी। एक लैंग्वेज आपकी 1921 में ऐड की, जो वो कौन सी थी? सिंधी। उसके बाद 3 लैंग्वेज आपकी 1971 में ऐड की गई, जिसको मैंने आपको क्या बताया? नमक। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। एंड द मतलब सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज आपकी ऐड की गई थी वो थी 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। आपको इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, पहले एक लैंग्वेज जो ऐड की थी वो 1921 के अंदर ऐड की थी। दूसरी जो लैंग्वेज ऐड की थी वो कब बताई मैंने? 1971 के अंदर। इसके अंदर देखो आप 21 और 71 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना बन गया आपका? 92। तो इसका मतलब ये हुआ कि 92 के अंदर, 1992 के अंदर आपकी 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कब ऐड की गई थी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर, आप बताएंगे 1992 में, 1992 के अंदर। और वो लैंग्वेज कौन कौन सी थी? इसको याद रखने की ट्रिक आपकी क्या? बदमाश। मैं आपको बदमाश नहीं कह रही हूँ, मैं ये एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। तो बदमाश क्या बराबर? BDMS। आप कहेंगे आप ये बदमाश का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। क्या बताया मैंने?
बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली. These were the 4 languages that was added in 1992 in the official languages. ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थे जो ऐड किए गए थे. तो आपको मैं समझती हूँ इतना समझ में आया होगा. तो मैं आपको एक और फिर भी बता देती हूँ दोबारा से. 1921 के अंदर एक लैंग्वेज ऐड की गई जिसका नाम था सिंधी. 1971 के अंदर मैंने आपको क्या बताया, 3 लैंग्वेज ऐड की गई जिसका नाम मैंने आपको बताया नमक. नमक से आपको क्या वर्ड याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी. 1992 के अंदर 4 लैंग्वेजेज ऐड की गई जिनको मैंने आपको वर्ड क्या बताया, बदमाश. उसके लिए मैंने क्या बताया, BDMS, बदमाश. क्या बताया, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली. These 4 languages were added in 1992. तो मैं समझती हूँ इतना समझ में आया होगा. इसके बाद आप आ जाओ शेड्यूल 9 के अंदर. जैसा कि आपको पता है कि जब मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता हो, देयर वर टोटल 8 शेड्यूल. उस समय हमारे पास कितने शेड्यूल थे, 8. एंड 9th शेड्यूल टू 12th शेड्यूल वर एडेड. बाद में ऐड किए गए ये सब के सब. आपको ये भी याद रखना कि कौन सा शेड्यूल कब ऐड किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होते हैं. यदि हम बात करते हैं 9th शेड्यूल की, 9th शेड्यूल दैट इज डील्ड विद एल. ओल्ड मैंने आपको वर्ड बोला था, एल. एल मीन्स लैंड रिफॉर्म. लैंड रिफॉर्म एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. तो 9th शेड्यूल डील्स विद लैंड रिफॉर्म. और जैसा कि आपको पता है कि जो 9th शेड्यूल था दैट वाज एडेड इन 1951. क्या बताएंगे, दैट फर्स्ट जो 9th शेड्यूल है जो हमारी पहली बार ऐड हुआ था वो 1951 में जो पहला अमेंडमेंट आया था. 1951 में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था. तो उसी सन के अंदर 1951 में व्हेन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज, आपने पढ़ा है ना इसके बारे में, जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 के अंदर, देन आल्सो वन मोर शेड्यूल वाज एडेड इन आवर शेड्यूल लिस्ट. तो शेड्यूल लिस्ट के अंदर एक नया शेड्यूल ऐड कर दिया गया. किसके रूप में, 9th शेड्यूल के रूप में, जिसका नाम क्या था, लैंड रिफॉर्म. तो इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट डील्स विद लैंड रिफॉर्म्स. मीन्स मतलब लैंड रिफॉर्म सिस्टम से ये डील करता था. यहाँ पे जमींदारी जो सिस्टम है उसका अबोल्यूशन करने की बात की गई थी. और इट डील्स विद द एक्शन रेगुलेशंस ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स. मीन्स यहाँ पे जो 9th शेड्यूल है ये इस संबंध में बनाया गया है कि यहाँ पे जो हमारा जो लैंड रिफॉर्म है उसको लाने के लिए बनाया गया था कि उसके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे 9th शेड्यूल के लिए आप क्या याद रखेंगे, दैट सबसे पहले तो ये कब ऐड किया गया था, 1951 के अंदर जब हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था. और ये किससे डील करता है, लैंड रिफॉर्म से. हाँ जी. इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट. और जैसे कि यदि आपको मैं एक और बात बता देती हूँ यहाँ पर. आपको पता है कि 2007 के अंदर 2007 के अंदर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का एक डिसीजन आया था. उसके अंदर ये कहा गया था और कि हमारा जो ये अपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसे लॉज दैट इज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल. आपको पता है कि 9th शेड्यूल के अंदर यदि कोई भी एक्ट डाल दिया जाता तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते, ऐसा कहा जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आवर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट कि ऑल द लॉज दैट इज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर कब की बात कर रही है, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून यदि वो 9th शेड्यूल में डाल दिए गए हैं तो उनको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. आपको पता ही है कि कौन सी जजमेंट थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी इसके बारे में. आप लोगों ने नहीं पढ़ी है इसका मतलब. तो यहाँ पे जब आप 1973 की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जजमेंट बैठी थी उसके अंदर, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ केरला. शायद आप लोगों ने सबने वो जजमेंट पढ़ी होगी. तो उसी जजमेंट का परिणाम था. उसके अंदर ये कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज जो 9th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है. एंड दिस वाज द जजमेंट दैट वाज गिवन बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन 2007. एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है. नाउ कम टू 10th शेड्यूल. If we talk about 10th schedule was added in 1985 by the 52nd Amendment Act. आपको मैंने बताया 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया था, 1951 में जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था. और जो हमारा जो 10th शेड्यूल है
वो ऐड किया गया था 1985 में। कब? 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 52वां जो अमेंडमेंट आया था उसके द्वारा 1985 में आपका 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। और जो 10th शेड्यूल है दैट डील्स विद डिफेक्शन एक्ट। किससे डील करता है? डिफेक्शन एक्ट से, दल बदल कानून से। तो ये क्या किसके रिलेटेड प्रोविजन कंटेन करता है? इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एक्ट। क्या मतलब? कि दल बदल, मतलब आपने कभी पहले कभी सुना होगा कि यदि कोई एक पार्टी से जीत जाता तो वो दूसरे दल में चला जाता था जीतने के बाद। तो यहाँ पे ये जो दल बदल कानून लाया गया था ना, ये इसी पर्पज से लाया गया था कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यदि कांग्रेस पार्टी से जीते हैं या बीजेपी से जीते हैं तो आप उसी पार्टी में रहेंगे, या फिर आपको वहां से अपना पद छोड़ना होगा, उसके बाद आप दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। इसको कहते हैं दल बदल कानून। तो दल बदल कानून जो डिफेक्शन एक्ट है इसके साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है? 10th शेड्यूल। और ये कब ऐड किया गया था? 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। नाउ कम टू 11th शेड्यूल। 11th schedule is also one of the most important schedule from the examination point of view. If you talk about 11th schedule, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, टीचर्स ऑफ ओल्ड PM। यहाँ पे लास्ट वर्ड आपके आ रहे P एंड M। तो P से आपका क्या बताएंगे, याद रखेंगे? पंचायती राज। और M से आप याद रखेंगे म्यूनिसिपलिटी। तो जब हम 11th शेड्यूल की बात करते हैं तो डेट डील्स विद पंचायती राज। P से डील करेगा ना, तो P मीन्स पंचायती राज। तो 11th schedule deals with पंचायती राज. It contains provisions that specify the powers, authority and responsibilities of पंचायत। तो यहाँ पे जितनी भी पंचायत होती है उनके बारे में डील करता है, उनकी पावर्स के बारे में, उनकी अथॉरिटीज के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। और यदि हम देखें कि पंचायती राज जो 11th शेड्यूल है इसके अंदर टोटल मिला के कितने मैटर्स हैं? देयर आर टोटल 29 मैटर्स। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, हाउ मैनी मैटर्स आर इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल? तो हम क्या कहेंगे? देयर आर टोटल 29 मैटर्स। 29 ऐसे मैटर है जो 11th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और ये जो शेड्यूल है जैसे कि आपको पता है कि ये भी बाद में ऐड किया गया था, और इट वाज एडेड इन 1993 बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। क्या बताया मैंने? 1993 में 73वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके द्वारा 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था। एंड ये किससे डील करता है? पंचायती राज सिस्टम से। पंचायती जो हमारा देश में पंचायत का जो सिस्टम चलता है। एंड द लास्ट शेड्यूल दैट इज द 12th शेड्यूल दैट डील्स विद, मैंने अभी आपको क्या वर्ड बताया था? एम मीन्स म्यूनिसिपैलिटी। तो इट डील्स विद द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। में म्यूनिसिपैलिटी के पावर्स के बारे में, उनकी अथॉरिटीज के बारे में कौन डिस्कस करेगा? 12th शेड्यूल। और जैसे कि आपको पता है ये भी लास्ट में ऐड किया गया था। और ये कब ऐड किया गया था? 1993 के अंदर ही। मैंने आपको बताया 73वें अमेंडमेंट के द्वारा तो 11th शेड्यूल ऐड किया गया, और 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 12th शेड्यूल ऐड किया गया। तो मैंने आपको जो बाद वाले शेड्यूल बताया 9th 10th 11th 12th, यदि हम 9th की बात करते हैं तो उसको ऐड किया गया था 1951 में जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके बाद 10th शेड्यूल मैंने आपको क्या बताया था? 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट in 1993, and the last schedule, that is 12th schedule, that was added in 1993 by the 74th amendment act. Is it clear? So if you have any doubt then put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe my channel for further updates. Thank you.